ऑलराइट, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को फिर से बोलती हूँ गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर रिवीजन लेक्चर। तो आज की क्लास काफी ज्यादा जरूरी है। पता है आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैंने गलती से कोई और लिंक ज्वाइन कर लिया था, तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ वापसी। कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हम पढ़ेंगे बच्चों। बेटा आखिर सर की आज थोड़ी तबियत खराब है तो वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, तो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। जो बच्चे मेरी शक्ल को पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है एंड आई एम ऑल्सो योर फिजिक्स टीचर। ठीक है बेटा, तो आपके ये दोनों के दोनों जो चैप्टर्स हैं वो इस बार टेस्ट में आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स को हम क्विकली रिवाइज करके इनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सब बच्चों को पता है कि हाँ हाँ, तो मेरी क्लास के तो बच्चे हो ही ना, बाकी कुछ बच्चे मेरी क्लास के नहीं है, वो दूसरे सर के बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे हैं अभी क्लास में। ठीक है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे मेरी क्लास के हैं, कुछ बच्चे दूसरी क्लास के हैं। अच्छा, आप भी गुप्ता हो, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ऐसे बनिया बनिया हो गए हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। तो चैप्टर शुरू करें। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने रिवीजन भी करी है, तो देख लिया जाए कितनी रिवीजन हुई है, कैसे बच्चों ने पढ़ाई करी है। ठीक है बेटा, आई एम गुड, आई एम डूइंग वेरी गुड। आई होप कि आप सब बच्चे भी अच्छे हो, आई होप आप सब बच्चे भी अच्छे से पढ़ाइयाँ कर रहे हो। ठीक है, चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक स्क्रीन है हमारे पास ताकि हम सारे फॉर्मूलाज वगैरह क्विकली लिख पाए। तो सॉलिड वाला चैप्टर, इस पूरे के पूरे जो फिजिक्स का, ये 11th फिजिक्स का पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स हैं आपके पास इतने सारे, उन सब में सबसे इजी चैप्टर जो है वो सॉलिड्स वाला चैप्टर है। कुछ 4-5 फॉर्मूला है और बहुत इजी चैप्टर बनता है। ठीक है, तो सॉलिड वाले चैप्टर में आपने देखा है कि सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है बेटा, माइक ऑन नहीं हो पाएगा, 100 से ऊपर बच्चे हैं, अगर माइक ऑन हुआ तो सबको ना वो होता रहेगा, क्या कहते हैं उसको, एको होता रहेगा, तो बेटा बातचीत हो नहीं पाएगी। ठीक है, लास्ट में जब बच्चे बचेंगे तब हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, सॉरी क्वेश्चंस बोल रही हूँ, तब हम माइक ऑन कर देंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर्स की बच्चों, फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलो तो सॉलिड्स वाले चैप्टर में आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। सॉलिड्स वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा है कि सॉलिड्स और फ्लूइड्स आपके दो टाइप के मटेरियल होते हैं। फ्लूइड्स में हमारे गैसेस और लिक्विड्स दोनों आ जाते हैं। अब सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड्स में इस चैप्टर में 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी, स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेन पढ़ा था, राइट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये तीनों चीजें पढ़ी थी। एक आपने एनर्जी वाला पार्ट पढ़ा था। बस ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, आज खाली फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रही हूँ, बाकी पूरा चैप्टर जिसको रिवाइज करना है वो मेरे नोट्स देख के और मेरी वीडियोस देख के रिवाइज करेगा। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, क्विकली बता दो, फटाफट रिवीजन चल रही है, क्विक रिवीजन चाहिए। स्ट्रेस का मतलब बताओ क्या होता है बेटा। स्ट्रेस, वेरी गुड, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। यही चीज देखी गई थी कि स्ट्रेस जो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। अब आपका स्ट्रेस आप 3 तरीके से लिख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल है, बल्क है, या फिर शियर है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। सबके अंदर आपका फोर्स अपॉन एरिया वाला एक्सप्रेशन ही चलता है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के हो जाते हैं। एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस रहता है, और कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे वायर को खींच रहे हो, दबा रहे हो, सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। एक आपका होता है शियर, ठीक है, शेयर या टेंजेंशियल, है ना। शेयर टेंजेंशियल का एग्जांपल हमने देखा था, बुक को आप ऐसे चला रहे हो, ठीक है, ऐसे, वेरी गुड। अब तीसरा तो सब बच्चों ने बोल ही दिया, बल्क की बात होती है या वॉल्यूमेट्रिक की बात होती है। इसको काफी जगहों पे हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहा जाता है, तो सारी चीजें सेम ही है, बल्क या वॉल्यूमेट्रिक। इसमें सब बच्चों ने जो सबसे कॉमन एग्जांपल देख रखा है वो किस चीज का है, कि किसी चीज को आपने पानी में डाल दिया तो सारी की सारी डायरेक्शन से आपका फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, आपकी बात भी सुन रहे हैं इकरा बेटा, आज काफी सारे बच्चे हैं। असल में बेटा माइक ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ना अभी क्लास में 122 बच्चे हैं बेटा। ठीक है, तो माइक ऑन किया तो सब बच्चों को दिक्कत आएगी। आपकी एंड में अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को कुछ डिस्कस करना है, तो आप लोग एंड तक रुकना, मैं आपके लिए तब माइक ऑन कर दूंगी। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अब आ जाओ अगले सिंपल कॉन्सेप्ट पे, जो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कोई याद दिलाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। ऑल राइट, गुड इवनिंग बेटा, युवराज, एलिना, ईगल गेमिंग, ये भी इंटरेस्टिंग नाम है। गुड इवनिंग बच्चों, प्रेरणा बिल्कुल सही बोल रही हैं। स्ट्रेन का मतलब सीधी सीधे भाषा में बताओ, स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये आपका तीनों के तीनों केसेस में वैलिड है। ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर आपकी लेंथ चेंज हो रही है ना, अगर आपका पहला केस है लॉन्गिट्यूडनल का, तो लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में आपकी लेंथ चेंज होती है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेन की वैल्यू लिखते हो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये सब बच्चे ऐसे बढ़िया बच्चे, मजा आता है तुम लोगों के साथ क्लास लेने में, सब पढ़ के आए हो। ठीक है,
चलो ये हो गई सिंपल सी बात। दूसरी हो गई बल्क वाली बात, अगर हम करते हैं तो बल्क में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ बल्क? बल्क में मतलब वॉल्यूमेट्रिक की बात कर रहे हो, डेल्टा वी अपॉन वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं इसको, बल्क हो गया या वॉल्यूमेट्रिक हो गया, है ना, सिंपल सी बात है। अब तीसरा हो गया आपका शियर या टेंजेंशियल। ठीक है, तो शियर आपका थोड़ा डिफरेंट होता है। शियर में आपका जैसे अगर ऐसा कोई आपका चीज है, अब इस पे आपने स्ट्रेन लगाकर इसको थोड़ा हिला दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा एंगल के टर्म्स में आप डिटरमिन करते हो स्ट्रेन की वैल्यू को। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आ जाता है, और ये आपका एंगल रहता है फाई। तो आप फाई की वैल्यू लिखते हो शियर स्ट्रेन में, एंड फाई इज इक्वल टू व्हाट, शियरिंग स्ट्रेन किसके बराबर होता है बेटा? एक्स अपॉन एल। वेरी गुड। एक्स क्या है, जिस डिस्टेंस से आपका ये जो फेस है वो डिस्प्लेस हुआ है, और लेंथ है जो आपकी लेंथ है साइड की जिससे आप डिस्प्लेस कर रहे हो। गुड इवनिंग बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? बेटा स्क्रीन विजिबल है दानिश बच्चा, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। ऑल क्लियर, वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ऐसे मोनू ने इतने सारे थम्स अप भेजे हैं, ठीक है चलो बच्चा, अच्छी बात है। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमने एक कर्व प्लॉट किया था, राइट? स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक कर्व आप लोगों ने सीखा भी होगा, प्लॉट भी हमने किया था क्लास के अंदर, तो वो कर्व भी एक बार ब्रीफली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व प्लॉट करते हो तो बहुत सिंपल सा कुछ ऐसा, पहले आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ का मतलब क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, पहले आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है, फिर आपका इलास्टिक लिमिट रीच होने के बाद कुछ इस तरीके का कर्व आपका फॉलो हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो मटेरियल है वो टूट जाता है। राइट, आवाज सबको आ रही है बेटा? तो ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जहाँ पे जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो यहां से हमारे पास हुक्स लॉ भी आ गया बच्चों। मेरी आवाज ऑडिबल है बेटा सबको? यस बच्चा, जिसको ऑडिबल नहीं है एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बेटा। अब हुक्स लॉ हमने पढ़ा था, हुक्स लॉ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट आया था, किसका? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। हुक्स लॉ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट आया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ क्या बोलता है, फटाफट बताओ। हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है यार, स्प्रिंग को अगर तुम खींचोगे तो एक लिमिट तक तो वो वापसी आएगा। अगर तुमने उसको इतना खींच दिया, इतनी उस पर फोर्स लगा दी कि वो टूट गया, तो वो वापसी नहीं आ पाएगा। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो यहां से मेरे पास आ जाता है एक ये कांस्टेंट के, और यही कांस्टेंट आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। नहीं बेटा, मेरा ये रहा ईयरफोन, ये रहा मेरा माइक, मैं बहुत पास से बोल रही हूँ, एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करो बेटा। ठीक है, तो यहां से आप के की वैल्यू क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर। तो हमने देखा था कि ये जो के है आपका, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलराइट, ये जो के होता है आपका, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी नहीं, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं बच्चा। तो इसकी जो वैल्यू है वो बॉडी डिपेंड करेगी, जिस तरीके से आप बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो डायमेंशंस होती हैं उस पर ये डिपेंड नहीं करते। ठीक है, यहां तक सही है सब बच्चों के लिए? ऑलराइट, तो अब बेटा ये मॉडुलस जो इलास्टिसिटी का हमने लिखा है, इसी के तरीके से हमने तीन लिखे थे। ठीक है, एक तो आपने यंग्स मॉडुलस लिखा था। ठीक है, यंग्स मॉडुलस लिखा था, सब बच्चों ने, समझ में आ रहा है? आकिब सर वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा है? ऐसे तो नहीं बोल रहे कि मैम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि ये पनिशमेंट मिल गई हमको? समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा यंग्स मॉडुलस आपका वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपका यंग्स मॉडुलस सब बच्चे पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे मैंने अलग और अजीब वैल्यू नहीं बताई है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, अब आपको पता है स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी आप वैल्यू लिख सकते हो एफ एल अपॉन ए डेल्टा है। ठीक है, सिंपल, मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन की यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है। स्क्रीन पॉज पे एक सेकंड बच्चा, अभी विजिबल हो गई? ठीक है, ये जादू होता है मेरी क्लास में, तो ऐसे डरने की बात नहीं है, अगर ऐसा जादू हो रहा हो तो बता देना, मैं रिफ्रेश कर दूंगी। अब यंग्स मॉडुलस के बाद जो दूसरा मॉडुलस पढ़ा है वो पढ़ा होगा सबने, बल्क। बल्क मॉडुलस पढ़ा होगा, और एक शियर मॉडुलस पढ़ा होगा, सारे सेम ही है, सब में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करना है। तीन टाइप के स्ट्रेस थे, तीन टाइप के स्ट्रेन थे, तीन टाइप के मॉडुलस आ गए। ऐसे 3 इज योर लकी नंबर इन द चैप्टर सॉलिड्स।
ऑलराइट, तो सिंपल है ये वाला चैप्टर बेटा, सबसे सिंपल चैप्टर मुझे तो अपने टाइम पे यही लगता था। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस को लेट मी डिनोटेड बाय बी, कुछ बुक्स में इसको ना के से भी डिनोट करते हैं, तो डिनोशन अपने आप थोड़ी सी चेंज वगैरह हो तो आप समझ जाना। ठीक है, तो बी जो होती है आपकी बल्क मॉडुलस भी आपका वही नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इधर। अब आपका स्ट्रेस तो लग ही रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस तो आपका लग ही रहा है, यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन रहेगा उसमें हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। हाँ, बी से भी कर सकते हैं, के से भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, दैट इज जस्ट अ डिनोशन। तो इसकी जब आप वैल्यू लिखते हो, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो एफ अपॉन ए अपॉन, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन ऐड करते हैं क्योंकि अगर आप प्रेशर लगा रहे हो कुछ भी, तो प्रेशर लगाने से आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जब आप इसकी वैल्यू प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे तो ये फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, तो आप लिख सकते हो पी अपॉन पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। अभी तो आ गई होगी, अभी कहाँ स्टक है, अभी तो विजिबल है ना बेटा। ठीक है बच्चा, चलो, तो बल्क मॉडुलस के बारे में हमने बात कर ली। बल्क मॉडुलस से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है जो आता है कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कुछ बुक्स में इसको भी सी से कर रखा है, कुछ बुक्स में इसको के से कर रखा है, कुछ भी डिनोशन हर जगह पे आपने यूज कर रखी है। ठीक है बच्चा, तो सी की जो वैल्यू हो जाती है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इट इज सिंपली इक्वल टू द इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, एक बार बल्क मॉडुलस रिपीट कर दूंगी बच्चा, आपने बोला है पायल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो संजू, 1/b होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा वी अपॉन पी वी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है यार, सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा। बल्क मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस का मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो बल्क मॉडुलस आता है जब आपका वॉल्यूमेट्रिक वाली केस की हम बात कर रहे होते हैं कि किसी बॉल को आपने पानी में डाल दिया, हर डायरेक्शन से उस पर फोर्स लग रही है, तो उस केस में आप बल्क मॉडुलस के बारे में बात करोगे। बल्क मॉडुलस को आप लिखते हो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बानी, एक सेकंड दिखा रही हूँ बच्चा, तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। राइट, इज दैट ओके गाइस? ठीक है, बच्चे को डाउट था, क्लियर है बेटा? पिछली स्लाइड में तो खूब बताया था यार, क्या बैक स्लाइड, ये राहुल वानी, हाँ स्क्रीन मैजिक भी करती है, सिर्फ मेरी वाली स्क्रीन सब करती है। ठीक है बच्चों, आगे चलूं? ऑलराइट, अब बात कर लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। क्रिस्टल क्लियर है, एक बार सिंपल चैप्टर है, इसको रिवाइज करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट मॉडुलस जो बचा है वो आपके पास बचा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस जैसे ही पढ़ा, मॉडुलस से समझ जाना कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की बात हो रही है, इस चैप्टर में खाली स्ट्रेस और स्ट्रेन समझना है, बाकी सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। बेटा नेगेटिव साइन जो है ना कनिका बच्चा, खाली ये डिनोट कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो कंप्रेसिबिलिटी का तो मतलब ये है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप नेगेटिव लगाओ, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बल्क मॉडुलस में भी हम इसीलिए लगाते हैं टू शो दैट डायरेक्शन, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो कि आपकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रही है। अब अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करोगे तो इसको आप ईटा से डिनोट करते हो, अगेन कुछ बुक्स में इसको जी से भी डिनोट करते हैं। पेन रुक गया, ये लो, बच्चों को ऐसा पता चल जाता है, स्मार्ट हो गए बच्चे की, मैम पेन रुक गया, वेरी गुड। ठीक है, तो ईटा से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी ईटा से डिनोटेड है। तो इसको हम लिखते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। हर जगह पे स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है दैट इज सेम। ठीक है, अभी ठीक है बेटा, जो हर जगह पे आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो आपका सेम है, एफ बाय ए ही रहता है, तो इसको आप लिखते हो एफ बाय ए। और आपने अभी पढ़ा था कि शियर स्ट्रेन होता है फाई के बराबर, फाई कितना होता है, एक्स बाय एल। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको लिख सकते हो एफ अपॉन ए फाई, और फाई आपको पता ही है एक्स बाय एल होता है। मॉड्यूलस समझ में आ गए तीनों? ऐसे 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। हाँ, तो तभी तो रिवाइज करवा रही हूँ ना। बेटा शियर स्ट्रेन जो होता है ना, शियर स्ट्रेन आपका कब आता है, कैसे एग्जांपल दूं? मेरे आसपास कोई चीज नहीं है, पहले मैं डब्बे का एग्जांपल लेके दे देती थी। शहनवाज बेटा एक बार लास्ट तक रुकना, मैं आपको अपना लिंक भेज दूंगी, आपको रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, शियरिंग स्ट्रेस तब आता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, मेरी वीडियो विजिबल है आपको, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो, तो जो ऊपर वाला फेस है ना उस ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा आगे हो जाता है। कोई बच्चे के पैर उन्होंने नीचे फिक्स कर दिया, सर पे फोर्स लगा रहे तो बच्चा टेढ़ा हो जाएगा ना, तो वैसा ही हो रहा है शियरिंग स्ट्रेस में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का जो अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं, सपोज आपके पास इनिशियली ऐसा कोई डब्बा था, अब आपने इस पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तो अब ये जो डब्बा है थोड़ा सा ऐसे आगे खिसक गया। ठीक है, ऊपर वाला जो फेस है जिसपे आपने फोर्स लगाई है वो थोड़ा आगे खिसक जाता है, कितने एंगल से, 5 एंगल से। तो यहाँ पर अब ये जो डिस्टेंस है जिससे ये आगे खिसका है वो एक्स होता है,
जो ओरिजिनल लेंथ के बराबर होती है, आप फाई की वैल्यू लिख सकते हो x/l। ठीक है, हाँ ऐसे टॉयज भी आते हैं। तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं मैम किताब को खिसका लो, बच्चों को क्यों खिसका रहे हो? ठीक है यार, सही बात है। ऑल राइट बेटा, एक्स डेल्टा एल नहीं है, एक्स अपॉन एल है। इसकी वैल्यू निकाली थी ना हमने, कि यहाँ से आप लिख सकते हो ये टैन कितना होता है, टैन आपका x/l आएगा, और टैन फाई जो होता है वो आपका एक तरीके से फाई के इक्वल है, क्योंकि छोटा एंगल है। बेटा फाई यहाँ पर शेयर स्ट्रेन के बराबर है, कि कितना आपका जो ये ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी एंगुलर डिस्टॉर्शन हुई है, उसको आप फाई से मेजर करते हो। ऑल राइट नितिका बच्चा, इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ। शियर स्ट्रेन जो होता है ना बेटा, शियर स्ट्रेन हमने पढ़ा था तब होता है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आप एक फेस जो है उसको आप कर सकते हो। फाई की जगह बेटा इसमें की डिनोशन यूज होती है। आपकी अगर बुक में कोई और डिनोशन भी यूज है तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप वो यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये सारे सिंबल होते हैं। थीटा यूज कर लो, थीटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, थीटा भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, एनर्जी का जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, है ना? इसका एक्सप्रेशन याद है किसी को? अब वायर को स्ट्रेच करोगे तो कुछ काम करोगे ना वायर पे, वायर स्ट्रेच हो जाएगी, जादू थोड़ी चल रहा है। अगर वायर को बच्चे स्ट्रेच करेंगे तो बोलोगे ना, मैं ऐसे वायर दे दूंगी तो स्ट्रेच करने में बोलोगे ना कि मैम मेहनत लग रही है, तो कुछ वर्क डन होता है ना इस केस में बेटा। हाँ पॉइजन्स रेशियो भी बताऊंगी, ऐसे प्रेरणा सबर करो, इसके बाद पॉइजन्स रेशियो पढ़ लेंगे। याद है? बताओ कितना होता है? जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसकी एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वायर में डेवलप होती है, जिसके अगेंस्ट आप काम करके उसको स्ट्रेच कर रहे हो। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये आपका वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एनर्जी स्टोर्ड के दो तरीके से लिखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था, कितना आता है? हाफ YAL² अपॉन एल के बराबर आता है। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ के बराबर। ठीक है, और अगर आप एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हो तो ये आपके पास एक जरूरी एक्सप्रेशन है, ये आपके पास आता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू। अगली बार से जो भी बच्चा रिवीजन क्लास में आ रहा है, पहले से थोड़ा चैप्टर रिवाइज करके, ठीक है? उससे ना आप लोगों को रिवीजन क्लास में बिल्कुल ही याद हो जाएगा कि चैप्टर में क्या चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर, यार अब आपको पता है ना यंग्स मॉडुलस कितना होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर होता है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। दो तीन फॉर्मूलाज हैं बस, और कुछ नहीं है। इसकी डेरिवेशन मैंने पहले करवा दी है। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब पूरे चैप्टर की इमेज बन जानी चाहिए, खाली एक पॉइजन्स रेशियो और बचा है, बाकी पूरा चैप्टर हो गया है हमारा ये। ठीक है, देख रहे हो जादू की पूरी एक मतलब ये जो हमने 4-5 क्लासेस में पढ़ा था मामला, वो हमने एक क्लास में ऐसे 15 मिनट 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो अब पॉइजन्स रेशियो का मतलब बताओ, पॉइजन्स रेशियो की बात कर लेते हैं। पॉइजन्स रेशियो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पॉइजन्स रेशियो बड़ा रियलिस्टिक भी है। क्या बोलता है कि अगर आपकी एक वायर है, ठीक है, ये वायर ऐसे मोटी सी वायर है, इसको अगर मैं फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रही हूँ तो बेटा ये वायर लंबी भी होगी। ठीक है, दिस वायर विल गेट लंबा एज वेल, और इसका जो डायामीटर है वो भी चेंज होएगा। स्टक है? अभी विजिबल हो जाएगी, अभी विजिबल है ना? सरिता बच्चा बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आपकी कोई वायर है जिसको आप लंबा कर रहे हो तो उसकी वायर के अंदर लेंथ इंक्रीज होएगी और उसका जो डायामीटर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो डायामीटर वाला चेंज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर जो डिक्रीज हो रहा है, डायामीटर डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो लैटरल स्ट्रेन से। बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लैटरल स्ट्रेन। और ये जो लेंथ इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा एल स्ट्रेन तो दोनों सिमिलर हो गए, दोनों तो एल से ही शुरू हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो को आप ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो इसको आप लिखते हो इन दोनों का रेशियो। फिर से स्टक हो गई क्या? अभी तो विजिबल है कृतिका। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो आपका क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। निकाल लोगे ये भी? ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें भी एक नेगेटिव आता है क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है। अगेन पे एक बार रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लैटरल स्ट्रेन हो गया चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, और लॉन्गिट्यूडनल हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हो बेटा, आप खुद इमेजिन करो कि मैम मैं तो किसी वायर को स्ट्रेच कर रही हूँ, तो क्या होगा अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे? अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी बट डायमीटर भी तो कम हो जाएगा ना। तो पॉइसॉन्स रेशियो जो है वो दैट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वायर के अंदर जो लेंथ है, जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा है लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। बेटा लगा दो नेगेटिव साइन, एक छोटा सा माइनस का साइन लगाने में क्या दिक्कत है, चलेगा वैसे। मतलब आपको समझ में आ चुका, नेगेटिव साइन जो है वो खाली कन्वेंशन के लिए लग रहा है कि आपका लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इज दैट ओके? ऑलराइट, ये हो गया चैप्टर खत्म। चलो एक चैप्टर इज सक्सेसफुली डन। अब 10-20 मिनट है उसमें वो फ्लूइड रिवाइज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो फिर फ्लूइड्स के ऊपर आ जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन सब बच्चों से पूछ रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड्स बच्चों? मैजिक। बेटा पॉइसॉन्स रेशियो सिंपल है, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। लैटरल स्ट्रेन होता है कि आपका डायमीटर चेंज हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज लेंथ का चेंज। ठीक है बेटा, जैसे बच्चे ऐसे वो इमोजीज भी भेज रहे हैं, वेरी गुड, जो आपका फ्लो कर पाए। तो यहाँ पर आप एयर के भी बारे में बात करते हो और आप वाटर फ्लूइड्स जो लिक्विड होते हैं उसके बारे में भी बात करते हो। ठीक है बेटा, नीट के सिलेबस में सब कुछ है, जो चीजें आपकी कटी हुई है सिलेबस से वो नीट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस करी है। तो जब हम फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड्स में हमने 3 पार्ट देखे थे। एक तो आपका जब स्टैटिक होता है, जब आपका फ्लूइड रुका हुआ है तब क्या हो रहा है। एक हमने देखा था कि अब जब फ्लूइड मोशन में है तब हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी। और जो लास्ट पार्ट है इसका वो हमने देखा था वो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये वाला पूरा पोर्शन हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेंगे। वाह, ऐसे भीम ने एकदम बढ़िया डेफिनेशन लिखी है, बड़ी मेहनत से, गुड जॉब बेटा। ठीक है, गुड जॉब बेटा। जो थियोरेटिकल टॉपिक है रिया, एक बार उसको रिवाइज कर लेना बेटा। अभी हम क्लास में थोड़े से मैथमेटिकल टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करेंगे। तो प्रेशर के बारे में अगर आप बात करते हो, प्रेशर में हम लोगों ने देखा है कि अगर आपके पास कोई फ्लूइड है ना, अब आपके पास ये फ्लूइड है और इसमें हम कुछ डेप्थ में कोई चीज रख रहे हैं, तो उस पर कुछ प्रेशर लगेगा। कितना प्रेशर लगता है ये बताओ? स्टक नहीं है बेटा, अभी तो स्क्रीन विजिबल है आई थिंक। ऑलराइट बेटा, शियरिंग स्ट्रेन तब आता है जब आप किसी बॉडी को ना ऐसे कर रहे हो, ऐसे उसको फेस कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी के फेस के पैरेलल, तब आपका शियरिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपका प्रेशर होगा डेप्थ पे, कितना प्रेशर हो जाएगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय जो लिक्विड है दैट यू कैन राइट एज रो जी एच। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्रेशर बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हम उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब अगर आप प्रेशर एट अ डेप्थ की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसमें जो प्रेशर हम इस डेप्थ पे अगर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें, इट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, उन दोनों का टोटल जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आप डेप्थ पे कैलकुलेट कर रहे हो। हाइट पे भी जाओगे तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, पी नॉट प्लस रो जी एच हम करते हैं। ठीक है बेटा, और ये होता है आपका अब इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है आपका गेज प्रेशर का, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है कि प्रेशर कितना लग रहा है। एक गेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट और आता है कि जो भी आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसमें से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो तब आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, वेरी गुड। जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करने के बाद, तो उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। अब इसके बाद प्रेशर हमने समझ लिया, ये सिंपल सा टॉपिक था प्रेशर का। उसके बाद हम आ गए थे पैस्कल्स लॉ पे। तो पैस्कल्स लॉ बढ़िया है, पैस्कल्स लॉ क्या बोलता है? पैस्कल्स लॉ क्या बोलता है बेटा? अभी आएंगे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी पे भी, एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पैस्कल्स लॉ क्या बोलता है? पैस्कल्स लॉ कुछ ऐसा बोलता है कि जो भी आपका प्रेशर आप चेंज कर रहे हो, प्रेशर आपका एक किसी भी कोने पे लग रहा है, वही सेम प्रेशर आपकी हर जगह पे लगेगा। तो इसकी हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट की देखी थी और हाइड्रोलिक प्रेस की देखी थी, इन सब चीजों की देखी थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो हमने हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ ऐसा ही देखा था कि अगर आपके पास एक छोटी सी जगह है और अब दूसरी जगह आपके पास बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर ये आपका A2 है, ये आपका A1 है, तो हाइड्रोलिक प्रेस के केस में आपने यही चीज देखी थी। क्या देखी थी? अगर आपके पास एक एरिया A1 है, एक एरिया A2 है, तो हमने हाइड्रोलिक प्रेस के केस में क्या देखा था
कि जो फोर्स 1 होगी, अगर आप बहुत छोटी सी फोर्स लगाओगे तब जो फोर्स 2 होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स 2 आप देखोगे A2/A1 आ जाएगी ना, तो A2 की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू A1। तो छोटी सी फोर्स आप इस साइड पे लगा रहे हो, आपकी एक बहुत बड़ी फोर्स उस साइड पे लगेगी, और छोटी सी फोर्स लगा के आप गाड़ी तक को लिफ्ट कर सकते हो। राइट, दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंग विच हैपेंस इन पास्कल्स लॉ। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, वेरी गुड रेशम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, कुछ बच्चे बेटा बार बार लीव करके एंटर कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है क्लास में? कुछ इंटरनेट में दिक्कत आ रही है क्या? चलो ध्यान रखो बेटा, इंटरनेट में दिक्कत ना आए, ठीक है, वरना बच्चों का मिस हो जाता है। ऐसे सबसे अलग ना मुझे मोनू का दिख रहा है मस्त, कि वो इतना मेहनत करके लिख रहे हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले भी पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं है, खुद भी इसको इमेजिन कर सकते हो। अगर आप किसी बॉडी को, यार आप खुद इमेजिन करो ना, अगर आप पानी में कूद जाओ, पूल में कूद जाओगे, तो काफी सारा पानी बाहर भी आता है और आप काफी एक फोर्स ऊपर एक्सपीरियंस करते हो। मैं स्विमिंग पूल में नीचे जाके आलती पालती मार के नहीं बैठ पाती, तो आप लोग भी नहीं बैठ पाते होंगे ना, है ना, आप लोग भी नहीं बैठ पाते होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, कि अगर आपकी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी को पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर डिस्प्लेस कर रहे हो, तो एक अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगती है। और ये जो अपवर्ड बॉयंट फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करती है, कि कितना वेट फ्लूइड का उसने डिस्प्लेस करा है। ठीक है, तो लेट मी से कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वेरी गुड, उसको बॉयंसी कहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो रेशम बच्चा। तो आपकी जो बॉडी है उसकी डेंसिटी जो है, लेट मी से कि दैट इज इक्वल टू रो, और जो लिक्विड है ना, लिक्विड की जो डेंसिटी है, लेट मी से दैट इट इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है बच्चा, तो जब आप यहाँ पे अपेरेंट वेट की वैल्यू निकालते हो, फिर से हो गई क्या? हाँ, खाली स्विमिंग पूल में तो नीचे बैठ जाओगे ना यार, पानी थोड़ी होगा वहां पे। ऐसे स्मार्ट स्मार्ट आंसर्स देते हैं बच्चे। नहीं नहीं ठीक है, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाने की उम्र है तुम लोगों की। तो बेटा, जो अपेरेंट वेट होता है वो हम कैसे लिखते हैं? W जो आपका एक्चुअल वेट है, इंटू 1 - सिग्मा/रो। इसका भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल रखा है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आप रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हो, कितनी अपथ्रस्ट लग रही है वो भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कुछ अलग चीज नहीं पड़ी थी। अपथ्रस्ट का एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, अपथ्रस्ट शायद नहीं लिखा है मैंने। अपथ्रस्ट का क्या एक्सप्रेशन होता है? अपथ्रस्ट है बॉयंट फोर्स है, क्या एक्सप्रेशन होता है इसका? अपथ्रस्ट का क्या एक्सप्रेशन होता है? V मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय G। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप अपथ्रस्ट का लिखते हो। और आपको पता है कि जो एक्चुअल आपकी, ये आपकी अपथ्रस्ट फोर्स है जो आपकी लग रही है। वेरी गुड, V रो G। ठीक है, देख लो बेटा, यही आपकी स्लाइड है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, स्ट्रक है स्क्रीन, अभी मैंने लिखा ही इतना है, कोई स्ट्रक नहीं है। ठीक है, विजिबल है बच्चों? ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब इसके बाद यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने फ्लूइड जब रेस्ट पे है उसमें पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे कि आपका फ्लूइड मोशन में है। तो फ्लूइड जब मोशन में है तब हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने ये देखा था कि कोई भी पॉइंट अगर आप देखोगे, तो उस पॉइंट से अगर कोई भी लिक्विड पास कर रहा है, जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती हैं, बट उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली सेम होनी चाहिए। ठीक है राकेश बच्चा, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? हाइड्रोलिक लिफ्ट की डेरिवेशन कुछ नहीं है, इसको अगर मैं इक्वल कर दूंगी तो आप यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? F2 की वैल्यू लिख सकते हो ना, A2/A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? तो अब आपको दिख रहा है कि A2 जो है वो A1 से कितना बड़ा है, तो मतलब फोर्स 2 जो होगी वो F1 से बहुत बड़ी होगी। बस यही डेरिवेशन है सुनीता, और कुछ नहीं है। साक्षी ठीक है, आपको भी क्लियर है बच्चा? बेटा ये वेट अपेरेंट वाला ना चीज बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से आता है। ठीक है, वेट अपेरेंट वाला जो चीज है वो बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट से आपके पास आता है। अपेरेंट वेट आपका कितना होता है? जो आपकी बॉडी का एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है ना, बॉडी में एक नीचे की साइड पे वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर की साइड पे अपथ्रस्ट एक्ट कर रही है। तो जो आपका अपथ्रस्ट का एक्सप्रेशन है, अगर आप इसमें, मतलब आपकी ये बॉडी है, तो इसमें आपका नीचे की साइड पे वेट एक्ट कर रहा है, ऊपर की साइड पे आपका अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, यही होता है ना। तो जब आप यहाँ से लिखोगे कि आपकी नेट वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक स्क्रीन स्टक है, एक सेकेंड, अभी आ जाएगी। अभी विजिबल हो गई बेटा?
अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, तो अब आपके पास अगर कोई ब्लॉक है, उस पे नीचे की साइड पे आपको पता है कि वेट जो है बॉडी का वो नीचे की साइड पे एक्ट कर रहा है, ऊपर की साइड पे अपथरस लग रही है। ठीक है, तो अगर आप अपेरेंट वेट लिखते हो, अपेरेंट वेट वैल्यू लिखते हो, तो वो आप लिखते हो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, है ना, क्योंकि अपथ्रस्ट वाला पार्ट अब माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपथ्रस्ट, अरे यार किसी भी चीज को अगर पानी में डालोगे तो उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, उसको बॉयंट फोर्स कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये जो अपेरेंट वाला वेट है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक्चुअल वेट कितना है बॉडी का, वी रो जी, है ना, एमजी के बराबर है, वी रो जी के बराबर है, माइनस, अब अपथ्रस्ट की एक्सप्रेशन होती है वी सिग्मा जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहां से जी की वैल्यू कॉमन ले लो, आपके पास जो वो एक्सप्रेशन है अपेरेंट वेट का वो आ जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड्स इन मोशन। अब आपके फ्लूइड क्या कर रहे हैं, वो चलने लग गए हैं, ऐसे पाइप वगैरह की बात हो रही है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी है वो होता है स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना बेटा। वाह, ऐसे रेशम ने पूरी डेरिवेशन भेज दी है, तो जिन बच्चों को डाउट है वो डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी सपोज कुछ पाइप है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है, स्ट्रीमलाइन मोशन जो होता है, उसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले रही हूँ। तो स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब हमने देखा था कि अगर इस पॉइंट से कोई भी पार्टिकल पास कर रहा है, फ्लूइड पास कर रहा है ना कंटिन्यूअसली, आपके फ्लूइड्स के अलग अलग पार्टिकल्स पास कर रहे होंगे, तो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जितने भी पार्टिकल्स ए पॉइंट से पास करें उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए v1 के बराबर, जितने भी बी पॉइंट से पास करें उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए v2 के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि v1 और v2 जो है उनकी, मतलब v1 और v2 की वैल्यू सेम है, दैट इज नॉट व्हाट इट मींस। इट मींस कि जो भी आपके पार्टिकल्स पॉइंट ए से पास कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम होगी। मैजिक हो गया, सुषमा बोल रही है। ठीक है, और जो भी पार्टिकल आपके बी पॉइंट से पास कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो रेशम बेटा, जो भी आपका पार्टिकल है वो अपनी पिछले वाले पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है। इज दैट ओके गाइस? गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए आंचल बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी व्हिच कम्स इनटू पिक्चर एट दिस थिंग, कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, है ना, अबव विच फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। ठीक है, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन फिर से बता देती हूँ बेटा। स्ट्रीमलाइन मोशन का एग्जांपल आप ये चीज समझो कि जैसे अब आप सबके सब इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, अब अगर इन बच्चों को मैं कहीं पे भी खुला छोड़ दूं तो सब ऐसे रैंडम डायरेक्शन में भाग जाओगे, है ना। अगर 10 बच्चे हैं क्लास में तो 10 बच्चे लाइन में चलते हैं, तो स्ट्रीमलाइन मोशन में एक तरीके से लाइन में चल रहा है आपका जो भी फ्लूइड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को नोट डाउन कर लूं, उस पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे वो सारे आपके सेम वेलोसिटी से पास करने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अगर दूसरा पॉइंट भी है तो वहां से भी जो मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं उनकी भी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि v1 और v2 एक दूसरे से इक्वल है, बट इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट दैट द वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी शुड बी इक्वल। ठीक है, इज दिस ओके? आगे चलूं? तो चलो, ऐसे अब ये नंबर ऑफ थम्स अप बढ़ रहा है बेटा। चलो, अब इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज बात करी थी कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे सिंपल, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट, और इसका जो बेसिक फॉर्म कर रहा है, इसकी डेरिवेशन भी हम लोगों ने करी थी, बहुत मेहनत लगी थी इसकी डेरिवेशन करने पे। ठीक है, तो बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या मतलब है? कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने देखा था कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो रहती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यही देखा था। तो अगर मेरे पास फ्लूइड है जो इस तरीके की पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो ये एरिया अगर A1 है, ये एरिया A2 है, यहां से वेलोसिटी V1 है, यहां से वेलोसिटी V2 है। ठीक है, मोनू बच्चा इतने इमोजीज मत भेजो, बच्चे बोल रहे हैं उनका फोन हैंग हो रहा है। ठीक है बेटा, आप एक इमोजी भेजो, मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ में आ गया है। बेटा अभी तो विजिबल है आई थिंक। तो यहाँ से आप लिखते हो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कैपिटल है स्मॉल है कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बस चीज आनी चाहिए। आ गए, बर्नौलीज थ्योरम पे आ गए। सब बच्चों को बर्नौलीज थ्योरम में दिक्कतें होती है, बर्नौलीज थ्योरम पे आ गए। इसकी डेरिवेशन भी मैंने ना बहुत प्यार से बहुत अच्छे से करवा रखी है। तो प्लीज जिस बच्चे को इस चीज में दिक्कत है, मेरा पूरी एक क्लास में मैंने बर्नौलीज थ्योरम डिस्कस किया था, मेरे लिंक पे जाके वो क्लास देख लेना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वरना नोट्स देख लेना। अगर क्लास देखने का टाइम नहीं है तो नोट्स देख लेना।
तो बर्नौलीज थ्योरम सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल चीज नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा लंबा वाला चीज नहीं है, ठीक है। ये जो बर्नौलीज थ्योरम है वो यही बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम आपका एक तरीके से कंटिन्यूटी की इक्वेशन के बाद हम डिराइव करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होती है कि जितना मास अंदर आएगा उतनी मास बाहर जाएगा फ्लूइड का। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कि जो भी आपकी प्रेशर की वजह से एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उन सबका सम जो होता है वो कांस्टेंट आना चाहिए अगर आपके पास एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है तब, ठीक है बेटा। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मस्ट बी अ कांस्टेंट, ठीक है। अगेन रिपीटिंग कि इसकी डेरिवेशन हमने बड़ी ही मेहनत करके करी थी, तो जिन भी बच्चों को दिक्कत है वो प्लीज ये डेरिवेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, प्रेशर एनर्जी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो जी एच जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। स्टक है बेटा, एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? मेरे को लग रहा है इतने सारे बच्चे आ गए इसलिए थोड़ी आज ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब इसकी एप्लीकेशंस भी हमने काफी सारी देखी थी पिछली क्लास में, ठीक है। एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि आपका डायनामिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। डायनामिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ऊपर और नीचे जिसकी वजह से वेलोसिटी डिफरेंट रहती है। हमने ऐसा भी देखा था कि घरों के अंदर जो छतें हैं वो उड़ जाती हैं जब स्टॉर्म आ रहा होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ये आपकी घर है, इसकी ये छत है, तो अगर स्टॉर्म आया तो ऊपर जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, वेलोसिटी हाई हो जाती है स्टॉर्म की वजह से। तो इसी रीजन की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ये वाली जो पूरी चीज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, और अंदर की साइड पे प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वेलोसिटी कम है, तो जिसकी वजह से ये जो रूफ है वो उड़ जाएगी। और यही सेम चीज आपकी डायनामिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट में जब एरोप्लेन की बात करते हो तब भी होती है, ठीक है। वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा था कि वेंचुरी मीटर जो होता है वो आपका, उसका भी फॉर्मूला बता रही हूँ, वेंचुरी मीटर की भी डेरिवेशन में घुसने नहीं वाले हैं हम, तो जिस बच्चे को डाउट है फिर से एक बार सारे के सारे मेरे नोट्स देखना। वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था बेटा, कि वो आपका एक डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। जो आपका ब्लड फ्लो होता है, हार्ट अटैक जो होता है वो इसी रीजन से होता है, क्योंकि आपकी अब क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, तो वो ब्लॉकेज की वजह से जो वो वाला एरिया है वो कम हो गया ना, तो वहां पे आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आपके दिल के ऊपर काफी ज्यादा एक्सेस प्रेशर फील होता है दिल को, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से आपका हार्ट अटैक का संभावना रहती है। हाँ बेटा, इसके बाद बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। वेंचुरी मीटर के केस में रेट ऑफ फ्लो आप v की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। वो आप लिख सकते हो a1 a2 अंडर रूट ऑफ 2hg अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। ये आप एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो, बिल्कुल सही बोल रहे हो रेशम बेटा, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़ा था बच्चों, याद है कि हाँ मैम ऐसा कुछ पढ़ा तो था, नाम तो सुना सुना लग रहा है। तो अगर आपका ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें आपने एक छेद कर दिया, है ना, बिल्कुल सही, जिसमें आपने एक छेद कर दिया कंटेनर के अंदर, अगर आप कोई छेद कर देते हो तो उसमें से ऐसे पानी मस्त बाहर आएगा। तो यहाँ से पानी कितना बाहर आ रहा है वो आप बता सकते हो। अगर आपका पानी जो डेप्थ पे ये होल किया गया है, अगर डेप्थ आपको गिवन है तो आप पानी का बता सकते हो कि कितना आपका आएगा, दिस इज योर डेप्थ, दिस इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो आपके पास जो वेलोसिटी आती है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh। तो जिनको क्वेश्चन मुश्किल करना होता है, हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे थे कि ये पूछ लेते हैं कि बताओ इसकी रेंज कितनी होगी, तो रेंज तो आप निकाल ही सकते हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन वाला एक्सप्रेशन लगाकर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? इज इट ओके टिल हियर? अब इसके बाद हम आ गए थे विस्कोसिटी वाली चीज पे, ठीक है। इसके बाद हम विस्कोसिटी वाली चीज पे आ गए थे। आज बहुत मेहनत हो रही है, ये रिवीजन में 2 चैप्टर रिवाइज करने ऐसे है तो महान काम वैसे, ठीक है। अब इसके बाद हम विस्कोसिटी वाली चीज पे आ गए थे। तो विस्कोसिटी हमने देखा था कि भाई कोई भी फ्लूइड है अगर उसका एक गाढ़ापन होता है ना, हनी है, हनी इतना इजीली फ्लो नहीं करता, पानी है, पानी बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा। तो विस्कोसिटी एक वही फोर्स है, वही रेजिस्टेंस है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए आपके फ्लूइड्स के बीच में आता है। बेटा पारुल इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप बच्चे मेरे नोट्स में जाकर देखोगे, बहुत सिंपल डेरिवेशन है जो बर्नौलीज थ्योरम वगैरह है उससे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो विस्कस फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी। तो आप फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो विस्कस फोर्स की वैल्यू है, उसको क्या लिखते हो, माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। यहाँ पर जो ईटा है आपका वो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ए जो है वो आपका एरिया रहता है, ठीक है, जो भी आपका एरिया ऑफ द प्लेन है,
और dv by dx हो गई आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो सब बच्चों का डाउट है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बारे में भी बात कर लेती हूँ। स्टोक्स लॉ आ गया एंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट भी इजी है, कॉन्सेप्ट आपका मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझो, है ना। मेरे को भी वही लग रहा है ऐसे गला सूख गया होगा मेरा, कोई नहीं, आप लोग अच्छे से समझो बेटा। मीनू बच्चा स्क्रीन नहीं दिख रही, इंटरनेट का इशू है, एक बार रिफ्रेश करो, बाकी बच्चों को विजिबल हो रही है। तो स्टोक ने क्या बोला था कि स्टोक ने ये बोला था कि अगर आपका कोई स्फीयर है जो रेडियस आर का है, सपोज यू आर हैविंग अ स्फीयर जिसका रेडियस आपको आर के बराबर गिवन है, और ये एक फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो स्फीयर है ये आपका एक फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, और जो फ्लूइड है उसकी आपको विस्कोसिटी भी गिवन है, विस्कोसिटी ईटा है, एंड ये जो स्फीयर है इसकी वेलोसिटी इक्वल है वी के। ठीक है बेटा। तो स्टोक्स ने यही बोला था कि जो विस्कस फोर्स लगेगी इस पे, जो इसको अपोज करेगी इसके मोशन को, दैट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, दिस इज योर स्टोक्स लॉ। अगेन इसकी भी डेरिवेशन हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर रखी है। ठीक है बेटा, स्क्रीन ओके है बच्चों। ईटा होता है बच्चा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा कि रेनफॉल का एग्जांपल मैंने दिया था आपका। हाँ, ईटा आपका एन है, ये जो लंबा एन है ना, एक टांग इसकी लंबी है, वो आपका ईटा है, वो यूजुअली आपको क्वेश्चंस में गिवन रहता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने दिया था रेन ड्रॉप का। तो रेन ड्रॉप के केस में क्या हो रहा है बच्चों, जब आप रेन ड्रॉप के बारे में बात करते हो तो रेन ड्रॉप नीचे आ रही है और बहुत बड़े डिस्टेंस से आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है जो वो मैक्सिमम वेलोसिटी अपनी अचीव करती है, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। तो इस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसका एक्सप्रेशन भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। टर्मिनल वेलोसिटी आपकी किस चीज के बराबर होती है? टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ठीक है बेटा, इज दैट ओके गाइस? ठीक है बच्चों। बेटा स्टोक्स लॉ तो सिंपल है, जो आपकी फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये आपका फोर्स बताता है। ठीक है। हाँ, पॉइजोलीज इक्वेशन भी आती है बेटा इसके बाद। पॉइजोलीज इक्वेशन में हमने देखा था, अरे यार बहुत ही लंबा चैप्टर है यार ये तो, मुझको लगा था खत्म हो जाएगा ये भी, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फिर इसके बाद मस्त। ठीक है, पॉइजोलीज इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चा कि अब आपकी कितनी वॉल्यूम बाहर निकल रही है, ठीक है, कितनी वॉल्यूम आपकी लिक्विड से बाहर निकल रही है उसका आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर आर रेज टू 4 अपॉन 8 ईटा एल। ठीक है बेटा। हाँ, सरफेस टेंशन भी रहता है यार, बहुत ही लंबा है, कैपिलरी भी रहता है। सरफेस टेंशन और कैपिलरी या तो फिर क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे, ठीक है, वो आपका बेटर ऑप्शन है, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बच्चा। ठीक है, तो मनसा सही बोल रही है। इसके बाद एक स्टीफन्स लॉ भी पढ़ा था कि क्वेश्चंस मेन इस वाली चीज से हो जाएंगे, कैपिलरी वाली चीज फिर हम क्वेश्चंस के साथ ही समझ लेंगे। ठीक है, स्टीफन्स लॉ के केस में आपने ये देखा होगा कि जो भी ये रेडिएंट एनर्जी एमिट होती है, नहीं स्टीफन्स लॉ तो बाद में आएगा ना, स्टीफन्स लॉ क्यों पूछ रहे हो? स्टीफन्स लॉ तो आपका उसमें आएगा, थर्मल रेडिएशन में आता है स्टीफन्स लॉ। ठीक है, हाँ 11th में है, बट थर्मल रेडिएशन के अंदर है वो चीज। बच्चे स्टीफन्स लॉ का डाउट पूछ रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई। अब बेटा एक चीज बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आप जो भी आपका कैपिलरी वगैरह वाली चीजें हैं वो क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आया? रिवीजन यहां तक सबकी प्रॉपरली हो पाई है क्या? ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बेटा एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे ताकि आपकी सीबीएसई में भी हेल्प हो, और आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, जो जो कल का टेस्ट आना है, जो नीट का पेपर है आपका, वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मुलाज भूल जाओगे तो बेटा मैं करवा ही रही हूँ ना। ड्रॉप और बबल वाली जो चीज है वो बेटा एक काम करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे, वरना फिर उसको फिर से कभी रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, तब क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी अगर वो रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे बेटा आपके। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे तो ऐसे आंसर देने लग गए हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 into 10 raised to -5 meter square stretches by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area 4 into 10 raised to -5 meter। ठीक है बेटा, तो गिवन क्या है आपको? एक आपके पास स्टील वायर है, एरिया ऑफ स्टील लिख रही हूँ,
इसका एरिया आपको गिवन है 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ये बताओ कि बच्चों को आंसर रटा हुआ है या सॉल्व कर रहे हो? और इसकी लेंथ भी आपको गिवन है 4.7 मीटर के बराबर। ठीक है, कॉपर वायर की अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ कॉपर वायर आपका गिवन है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चा, याद है, रटा हुआ है। देखो कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच्चों को रटा हुआ है, तो समझो कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा डिजिट चेंज करके तो बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो दिक्कत हो गई। जस्ट दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर आपको कितनी गिवन है? 3.5 मीटर के बराबर गिवन है। ठीक है बेटा, तो स्टील भी आपको गिवन है, आपको ये भी गिवन है कि कॉपर के केस में क्या हो रहा है, लोड आपको गिवन है, मतलब लोड आपको जो भी इस पे फोर्स लग रही है वो आपको कांस्टेंट लग रही है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो यंग्स मॉडुलस का क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है, यंग्स मॉडुलस का क्या एक्सप्रेशन होता है? ठीक है, यंग्स मॉडुलस का क्या एक्सप्रेशन होता है बेटा? एफ एल अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, यही होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप सेम लोड यूज कर रहे हो और आपको बोला है कि डेल्टा एल एक्सटेंशन हो रही है दोनों के दोनों केसेस में बेटा, ठीक है, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट है, तो डेल्टा एल एक्सटेंशन सेम है। तो आप यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील कितना लिख सकते हो? एफ फोर्स सेम है, एल एस अपॉन ए एस, और डेल्टा एल की वैल्यू भी सेम है। और कॉपर के लिए कितनी लिख सकते हो? फोर्स सेम है, एल सी अपॉन एरिया ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। ठीक है, अब आपको क्योंकि रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लोगे ऑफ फ्रॉम स्टील ऑफ दैट ऑफ कॉपर। ये एफ और डेल्टा एल दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या? एल एस अपॉन ए एस डिवाइडेड बाय एल सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सब बच्चे निकाल लेंगे। आई थिंक आधे से ज्यादा बच्चों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो ये एक्सप्रेशन आपका निकल जाएगा। सारी की सारी आपको वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। तो जब ये एक्सप्रेशन आप निकालोगे, इसकी आपके पास वैल्यू, सही बोल रहे हैं सब बच्चे, 1.79 या फिर 1.8 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। इज इट ओके गाइस? ये क्वेश्चन क्या हुआ, कैसे हुआ? आगे चलूं? चलो, क्लियर नहीं है शिवानी बच्चा? बहुत सिंपल है, यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लग रहा है आपको। क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स सेम है, डेल्टा एल की वैल्यू सेम है, खाली लेंथ और एरिया की वैल्यू पुट इन करनी है यहाँ पे आपको, और दोनों का रेशियो ले लेना है। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल्स में तो बच्चों को दिक्कत होती है। चलो देखो, मैं आप बच्चों से बात करी हूँ, तब तक जिन बच्चों को वो आता है आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा। ठीक है, तो जिन बच्चों को दिक्कत न्यूमेरिकल में हो रही है तो समझ के चलो कि प्रैक्टिस नहीं हो रखी। जितनी क्लासेस अटेंड कर लोगे, क्लासेस अटेंड करने से कुछ नहीं होता। नीट का पेपर है, जेई का पेपर है, सीयूईटी का पेपर है, या फिर ये सीबीएसई का पेपर है, क्लासेस अटेंड करना इज नॉट इनफ। सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आप सबके साथ फटाफट सेल्फ प्रैक्टिस अपनी शुरू करो, सेल्फ स्टडी शुरू करो, उसी से आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। ठीक है रिया बच्चा? बेटा फोन हैंग हो रहा है, कहीं और जाके बैठो, ये बैठने की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की दिक्कत है। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, 2019 में आया था, तो अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक ब्लॉक है मास m का, इट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l। तो क्या हुआ, जो लेंथ है वायर की वो बढ़ गई और l+1 हो गई। हाँ बेटा, फोन हैंग हो रहा है तो रिफ्रेश करो बच्चों। ठीक है, तो पहले आपके पास एक तरीके से ऐसे एक वायर थी और इसकी लेंथ l थी। अब अगर आपने इससे कुछ लोड हैंग कर दिया है, ठीक है, अब आपने इस वायर पे कुछ लोड हैंग कर दिया है मास m के बराबर, तो अब जो इसकी लेंथ है वो l+1 हो गई है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस वायर में स्टोर हो रही है, वो आपको बतानी है। ठीक है, कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, क्या होता है एक्सप्रेशन? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिखूं, सही है? नहीं, यहाँ पे आपसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। ठीक है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी करोगे। ठीक है, तो बेटा आप स्ट्रेस और स्ट्रेन सबकी वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेंज इन लेंथ कितना है इस केस में? 1 के बराबर है ना। चेंज इन लेंथ जो है वो 1 के बराबर है ना, तो स्ट्रेन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है आपकी वो l के बराबर है। ठीक है, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम कितनी होती है वायर के केस में? a इंटू लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन इज 1/L मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय दी लेंथ। ठीक है बेटा, 1 है वो, नहीं स्मॉल एल तो मैं ऐसे लिखूंगी, वो 1 है बेटा, क्योंकि आपकी जो चेंज इन लेंथ है वो 1 हो रही है ना, पहले लेंथ एल है उसके बाद L+1 हो रही है, तो चेंज इन लेंथ आपकी 1 के बराबर है। तो ये ए एल वाला जो पार्ट है ए एल वाले पार्ट के साथ कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो आपके पास बचेगा क्या कि U इज इक्वल्स टू हाफ हाफ ऑफ एम जी, और क्योंकि यहाँ पर चलो एम जी एल है तो ये एम जी एल हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे स्मॉल एल आ जाएगा, मैंने ये वाली L इज इक्वल्स टू 1 वाला पार्ट यहाँ पे अज्यूम नहीं किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन, यू गाइस आर राइट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ठीक है बेटा, 3 और 4 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर L है और यहाँ पर कैपिटल L है। अच्छा मैंने आई थिंक इस क्वेश्चन में 1 लिख दिया है ना, 1 नहीं है इधर, जो आपकी लेंथ है दैट इज बीइंग चेंज टू L+L, तो जो आपका चेंज इन लेंथ है दैट इज L अपॉन स्मॉल L अपॉन कैपिटल L, तो यहाँ पर भी स्मॉल L आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया बेटा कि L कैसे आया, स्मॉल L कैसे आया, दिख रहा है बच्चों? ठीक है, मैंने यहाँ पर L+1 लिख दिया था, वो आपका मुझे 1 के बराबर लग रहा था, बट दैट इज इक्वल्स टू L। इज दैट ओके? मैंने अपनी कॉपी में भी उसको 1 के तरीके से सॉल्व कर रखा है, ये होता है ऐसे धोखा भ्रम। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया? प्रेरणा बेटा अभी क्लियर है? चलो वेरी गुड, तो आगे चलते हैं। सीसी माने क्रिस्टल क्लियर, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक आपके पास इनिशियली ब्लॉक जो था, इनिशियली आपके पास एक वायर थी जिसकी लेंथ थी L, अब आपने उससे एक मास हैंग कर दिया है सच दैट जो आपकी वायर है वो उसकी लेंथ हो गई है L प्लस स्मॉल एल। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि चेंज इन लेंथ जो है वो स्मॉल एल के बराबर है। बेटा जो फोर्स लगेगी इस केस में mg के बराबर लगेगी ना, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, जो भी आपकी फोर्स होगी वो mg के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्लियर है बेटा, वानी को क्लियर है, एक और बच्चे को डाउट था? चलो वेरी गुड, तो आगे मूव ऑन करते हैं, बच्चों को क्लियर हो गया है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, आई थिंक ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बच्चे रटे रटाए आंसर्स नहीं देंगे, सब बच्चे सॉल्व करके आंसर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसीलिए करवाए हैं ताकि आप बच्चों को जो ये आपका पेपर आ रहा है उसकी भी तैयारी हो जाए। ठीक है, हिमांशु बच्चा ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 वायर्स ऑफ डायामीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and other made of brass are loaded as shown। ठीक है, तो एक वायर आपके पास स्टील की है, एक वायर आपके पास ब्रास की है, उसको इस तरीके से आपने लोड किया। ठीक है, अनलोडेड लेंथ आपको बता रखी है कि जब आपने इसको लोड नहीं किया था तो जो अनलोडेड लेंथ थी स्टील वायर की दैट वाज 1.5 एंड ब्रास वायर की जो अनलोडेड लेंथ थी वो 1 के बराबर थी। ठीक है, आपको जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है वो भी गिवन है, आपसे बोला है कि स्टील और ब्रास वायर में कितनी इलोंगेशन हो रही है ये बता दो। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन इज क्लियर गाइस? ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टील वायर के बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्टील वायर के ऊपर टोटल फोर्स निकालने की बात करूं तो टोटल फोर्स कितनी होगी? स्टील वायर के ऊपर अगर मैं फोर्स निकालने की बात करूं तो टोटल फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स की वजह से होगी ना, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लॉक्स का जो वेट है वो इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो टोटल फोर्स मेरे इन दोनों ब्लॉक्स की वजह से होगी, तो इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 9.8 न्यूटन, मतलब 98 न्यूटन के बराबर मेरी फोर्स लग रही है। ठीक है, आपको ये गिवन है कि लेंथ जो है स्टील वायर की दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, आपको चेंज इन लेंथ बताना है कितना है, यही बताना है ना आपको। ठीक है, आपको डायामीटर भी गिवन है, दोनों का आपको डायामीटर भी गिवन है कि डायामीटर मतलब 2 रेडियस की वैल्यू गिवन आपको 0.25 के बराबर है। आज स्क्रीन में दिक्कत हो रही है, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, ये तो सारी चीजें जो गिवन थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है कि फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 98 न्यूटन, लेंथ की जो वैल्यू है वायर की वो आपकी 1.5 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। चेंज इन लेंथ आपको कंप्यूट करना है, चेंज इन लेंथ आपको निकालना है, आपको ये भी गिवन है कि डायमीटर इस वायर का कितना है 0.25 मीटर, तो मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस इज एक तरीके से 0.25 मीटर। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, या 0.25 को आधा करोगे तो रेडियस आ जाएगा ना, 0.125 आ जाएगा ना।
0.125 मीटर आपके पास रेडियस आ जाएगा। और आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है कि यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज 2 × 10⁻11 पास्कल। ठीक है, तो वेरी गुड, बच्चे एकदम सही बोल रहे हैं। यहाँ से आप बता सकते हो कि इलोंगेशन कितनी रहेगी इस वायर की। डायरेक्टली बता दोगे इलोंगेशन कितनी रहेगी? बता दोगे बेटा? ठीक है, इलोंगेशन आप कैसे कंप्यूट करोगे कि आपकी जो ये यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील है इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? एफ फोर्स जो आपकी स्टील के केस में लग रही है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द स्टील वायर जो आपको 1.5 के इक्वल गिवन है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्टील वायर जो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, एंड एरिया को आप मल्टीप्लाई किससे करते हो? चेंज इन लेंथ। तो ये आपको तो कंप्यूट करना है। अब आपके पास सारी चीजें हैं, आपको चेंज इन लेंथ निकालना है तो वो आप निकाल लोगे। निकल जाएगा बेटा, इज दैट ओके? ठीक है बेटा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू mg होती है ना, फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू mg। क्रिश, रेशमा बच्चा आपने हैंड रेस करे हैं, कुछ डाउट है तो पूछो। अब यही सेम चीज आपको ब्रास वायर के लिए भी करनी है। ठीक है, यही सेम चीज आपको ब्रास वायर के लिए भी करनी है। ब्रास वायर के केस में बस फोर्स जो है वो आपकी अलग हो जाएगी। फोर्स अलग क्यों होंगी? क्योंकि ब्रास वायर से खाली एक वेट कर रहा है ना यहाँ पे हैंग। बता रही हूँ बेटा, हैप्पी आर्ट्स बच्चा, फिर से बता रही हूँ। ब्रास वायर का समझो, ब्रास वायर से खाली एक वेट हैंग कर रहा है। ठीक है, तो जब आप एक वेट के बारे में बात कर रहे हो मतलब खाली mg मेरे को इस वाले वेट के हिसाब से कंसिडर करना है। तो एक तरीके से यहाँ पर मेरा mg हो जाएगा इक्वल टू 6 × 9.8। तो फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी, फोर्स की वैल्यू कुछ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब लेंथ भी आपको गिवन है। ठीक है, 6 × 9.8 हो गया। अब लेंथ भी आपको गिवन है, ब्रास वायर की कितनी गिवन है? 1 मीटर के बराबर गिवन है। राइट, लेंथ ऑफ द ब्रास वायर इज गिवन एज 1 मीटर। सब लोग सही बताओ, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को क्वेश्चन? ठीक है, जो रेडियस है ब्रास वायर का और स्टील वायर का वो सेम है क्योंकि दोनों वायर्स आपने सेम डायमीटर की ले रखी है। तो जो रेडियस रहेगा वो आपका 0.125 मीटर के बराबर रहेगा। यहाँ पे आपको ब्रास की यंग्स मॉडुलस की वैल्यू नहीं दी है तो मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। उसकी वैल्यू भी आप लोग नोट डाउन कर लो। इट विल बी इक्वल टू 0.91 × 10⁻11 पास्कल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वही रहेगा कि अगर आपको इसमें चेंज इन एक्सटेंशन लगानी है तो सेम एक्सप्रेशन लगाओगे बेटा, कोई एक्सप्रेशन में तो डिफरेंस आया नहीं। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन ब्रास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ब्रास वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास। तो आपको ये बाकी चारों फैक्टर पता है, चेंज इन लेंथ निकालनी है। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ बेटा, इस एक्सप्रेशन में आपको दो ब्लॉक्स गिवन है जो ऐसे वायर से कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि दोनों ब्लॉक्स के अंदर कितनी इलोंगेशन हो रही है, जो स्टील वायर है और जो ब्रास वायर है दोनों के अंदर कितनी इलोंगेशन हो रही है आपको बताना है। ठीक है बच्चा, तो मैंने क्या किया है, स्टील वाला ब्लॉक जो है, स्टील वाले, हाँ बेटा पेपर में आपको मॉडुलस की वैल्यू गिवन रहेगी। जो भी पेपर में आपको वैल्यू होती है वो सारी गिवन होती है। सोनम ये बताओ कि अगर कोई ब्लॉक ऐसे टंग रहा है, ये ब्लॉक सपोज 4 kg का ब्लॉक आपका ऐसे टंग रहा है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है? mg के बराबर लगती है ना बच्चा। तो जब आप स्टील वाली वायर की बात करोगे, स्टील वाली वायर पे जो एक्सटेंशन हो रही है इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ 4 kg ब्लॉक एज वेल एंड 6 kg ब्लॉक एज वेल। ठीक है, तो दोनों का वेट कंबाइन करके कितना हो जाएगा? 4 + 6, 10 किलो का वेट लग रहा है ना स्टील वाली वायर के ऊपर। तो 10 × 9.8 इसलिए किया है मैंने, mg के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो यहां से आपके पास जितनी फोर्स स्टील वायर पे लग रही है वो आ गई। लेंथ आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है। ब्रास वायर के लिए भी आप फोर्स निकाल सकते हो। ब्रास वायर पे खाली 6 kg वाला जो मास है उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी वजह से जो वेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू mg इन दिस केस। तो वो 6 × g की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से भी आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मैंने आपको दे दी है। तो दोनों सिचुएशन में निकाल लोगे इलोंगेशन? इलोंगेशन निकल जाएगी नहीं निकल पाएगी ये बताओ? निकल लेगी? ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? जेन्युइनली आस्किंग, फास्ट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, आई एम थिंकिंग दैट मेरी क्लास वाले बच्चों को तो थोड़ा समझ में आ रहा है। आकिब सर की क्लास के बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है या समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। तो बस वो किया है और कुछ नहीं किया।
ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अब आपका नीट के क्वेश्चंस भी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि देख लो। तो बेटा ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, और बहुत छोटे क्वेश्चन है। बल्कि आपके नीट में ना ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आते, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। नीट में थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, मैं आपको बता दूंगी। बच्चा किसी का, मेरी क्लास में कोई बच्चा है तो आप इनको बिटली लिंक भी सेंड कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज भेज दो अगर आपके पास सेव्ड है किसी बच्चे के पास। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हाँ, स्टेटमेंट इतनी बड़ी है तो बच्चे उसी से तो डर जाते हैं। और क्वेश्चन देखना कितना सिंपल है, अभी क्वेश्चन देखना आप खाली। टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। दो आपके पास वायर्स हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है, उनका सेम वॉल्यूम है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और सेकंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3a के बराबर। थैंक यू बेटा। अब आ जाओ, क्लास में वापसी मिल गया बच्चों को। तो बेटा ये लिंक आप सेव कर लो, इसमें मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल है। इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग यहीं पे अपलोड हो जाएगी, नोट्स भी है, रिकॉर्डिंग भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझो। एक आपके पास वायर है और दूसरी आपके पास वायर है। ठीक है, एक पतली वायर है, दूसरी मोटी वायर है। बोला है कि वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम है। एक का एरिया है ए, दूसरे का एरिया है 3a के बराबर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस वाली वायर को अगर डेल्टा एल अमाउंट से हमने इंक्रीज किया है बाय अप्लाइंग फोर्स एफ, तो बताओ कि इस वाली वायर पे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि इसको आप स्ट्रेच कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन सबको समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों वायर आपकी सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होना चाहिए। नहीं समझ में आया बेटा? आपको दो वायर गिवन है, आपको बोला है कि दोनों वायर्स आपकी सेम मटेरियल की बनी हुई है और दोनों की वॉल्यूम जो है वो सेम है। ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2 आपको गिवन है और दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, मतलब दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम है। हाँ, हो भी गया, मैं देख रही हूँ बेटा, गुड जॉब। एक का एरिया आपको A गिवन है, दूसरे का एरिया आपको 3a गिवन है। वायर सेम नहीं है बेटा, सेम मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर की बना दी दोनों वायर। कॉपर की वायर बनाने में क्या दिक्कत है? एक वायर पतली है, दूसरी वायर मोटी है, बस यही डिफरेंस है। दोनों की वॉल्यूम सेम है, बट एक वायर पतली है, एक वायर मोटी है। ठीक है, आपको बोला है कि पहली वाली जो वायर है, जो ये फर्स्ट वायर है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाई और इसको स्ट्रेच कर दिया बाय डेल्टा एल अमाउंट। अगर मुझे ये दूसरी वाली वायर को भी डेल्टा एल अमाउंट से ही स्ट्रेच करना है, तो कितनी फोर्स की जरूरत होगी ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ, थिन एंड थिक है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कुछ 9f बोल रहे हैं, कुछ 6f बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मोटी वाली का 3a होगा, पतली वाली का a होगा। वो तो जिसको भी आप अज्यूम करना चाहो अज्यूम कर सकते हो ना। आपको पहली वायर का बोला है फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a बोला है ना क्वेश्चन में। और पहली वायर को आपने डेल्टा एल अमाउंट से इंक्रीज किया है बाय अप्लाइंग फोर्स f। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? एफ एल अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू निकालनी है ना आपको, फोर्स का रेशियो निकालना है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यंग्स मॉडुलस एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है सबको? तो अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, इस सिचुएशन में आपको बोल रखा है कि इन दोनों वायर्स की वॉल्यूम इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पे एरिया अलग है, तो इसकी जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम आपकी होती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो अगर इन दोनों वायर्स की वॉल्यूम इक्वल है, एरिया अनइक्वल है, तो लेंथ भी तो अनइक्वल होगी ना, लेंथ भी इन दोनों की इक्वल नहीं होगी। तो यहां से मैं ये लेंथ वाला जो फैक्टर है इसको एलिमिनेट कर देती हूँ। लेंथ को मैं कैसे लिख सकती हूँ? दैट लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। है ना बच्चों? कुछ बच्चों ने हैंड रेस करे, कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछ लो बेटा। तो लेंथ को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया से। तो मेरे पास फोर्स कितनी आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया का स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन वॉल्यूम। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सब बच्चे? यहां तक मेरे साथ हो कि हाँ मैम यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आ गया 9f, सब बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स तो वैसे ही कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, डेल्टा एल कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो आपकी फोर्सेस होंगी ये 1/9 के रेशियो में आपका आ जाएगा, विच मीन्स F1 इज इक्वल्स टू जो भी आपकी एफ प्राइम रहेगी दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो F2 की वैल्यू निकल जाएगी, F2 will be equal to 9F1. So the correct option in this answer, नहीं, correct option in this question is 3, 9F वाला जो क्वेश्चन है वो। बेटा वेव्स अब अगला मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमने यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन लिखा। यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय एल अपॉन डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जब आप y लिखते हो तो इट कम्स आउट टू बी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से आप जब फोर्स की वैल्यू लिखोगे, अब मैंने लेंथ को क्या किया है, दोनों ये वायर्स हैं आपके पास, दोनों वायर्स के अंदर आपका एरिया जो है वो अलग है, लेंथ जो है वो भी अलग होगी क्योंकि वॉल्यूम सेम है ना। वॉल्यूम सेम करने के लिए आपको एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कांस्टेंट देना है। तो वॉल्यूम अगर सेम गिवन है तो एरिया अगर अलग अलग है तो लेंथ भी तो अलग अलग होगी। तो यहाँ से मैंने ये लेंथ वाली चीज हटाने के लिए लेंथ को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो डायरेक्टली मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया कि जो भी मेरी फोर्स लग रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से जब मैंने इन दोनों का रेशियो निकाला तो एरिया के स्क्वायर का रेशियो आया एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1/9। इज इट ओके गाइस? इज दिस क्लियर या नहीं है क्लियर? दिक्कत है कोई? क्लियर है बेटा? थैंक यू, मेरे को चाय की थोड़ी जरूरत है इस टाइम पे। आगे चलें? ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर। चलो अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फटाफट बच्चे बता दो। अरे क्यों नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर इजी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद भी मैंने सॉलिड्स के 1-2 क्वेश्चन रख रखे हैं, वो हटा के आपके डायरेक्टली हम मूव ऑन करेंगे फ्लूइड्स के क्वेश्चन। कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया मोनू बोल रहे। तो बताओ बेटा, सब बच्चों ने ये कर रखे है ना क्वेश्चन सॉल्व एनसीईआरटी वाले? सब बच्चों को ऐसे क्वेश्चन याद है? इसका क्या आंसर रहेगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑलराइट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सब बच्चों को ऐसे पता तो चल गया, चाय सब पीते हैं, चाय कॉफी वगैरह सब पीती हूँ मैं। ठीक है, वो कैफीन की किक चाहिए होती है, ग्रीन टी में मिल जाए तो ग्रीन टी से ले लेंगे। अभी आप लोगों की जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ ना, तो उसके पहले मैं फटाफट ऐसे चाय वगैरह पी लेती हूँ, उससे थोड़ा सा ऐसा जगह जगह फील होता है। तो आप देखते हो कि मेरे में ऐसे एनर्जी ज्यादा रहती है, तो आप लोगों को भी एनर्जी देने के लिए ये चीज करती हूँ मैं, ताकि आप लोगों में भी ऐसे एनर्जी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 100 लीटर्स के बराबर, प्रेशर आपको बोला है कि 100 एटमोस्फियर बढ़ गया। ठीक है, एक एटमोस्फियर की वैल्यू भी आपको गिवन है, आपको बोला कि 100 एटमोस्फियर आपका प्रेशर बढ़ गया, और आपको फाइनल वॉल्यूम गिवन है। तो आपको अब इसका जो ये बल्क मॉडुलस है वाटर का, वो आपको एयर के साथ भी कैलकुलेट मतलब कंपेयर करना है। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, उसके अंदर हमने पानी भर रखा है। ठीक है, उसके अंदर आपने पानी भर रखा है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि इनिशियल वॉल्यूम किसी चीज की 100 लीटर्स है, प्रेशर अब आपका आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो जो फाइनल वॉल्यूम हुई वो 100.5 लीटर्स हो गई। तो आपको बताना है कि बल्क मॉडुलस इसका कितना है। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्रेशर की वैल्यू हो गई 100 एटमोस्फियर के बराबर, तो इसको पैस्कल में कन्वर्ट कर लोगे। 100 इंटू 1.0, यार ये गंदा वैल्यू है, इनको 1 इंटू 10⁵ पैस्कल दे देना चाहिए, बट आप लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं ये लोग। इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है कितनी? 100 लीटर। छाया बच्चा आज रिवीजन क्लास हो रही है, ठीक है, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्लूइड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉलिड्स के करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम आपको 100 लीटर गिवन है, फाइनल वॉल्यूम आपको कितनी गिवन है? फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है 100.5 लीटर्स। तो यहां से मैं चेंज इन वॉल्यूम बता सकती हूँ, 0.5 लीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। 0.5 लीटर को अगर आप कन्वर्ट करते हो मीटर में तो वो भी आप कर सकते हो, लीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब इसके बाद बेटा डायरेक्टली आपको ना बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन यूज करना है। यू नो दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन
चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आ जाएगा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस डायरेक्टली आ जाएगा। यस नो, किनको कंफ्यूजन है? ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का। ठीक है, बल्क मॉडुलस आपका कितना आ जाएगा, 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ओरिजिनल वॉल्यूम आपको कितनी गिवन है, 100 लीटर, तो लीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर में, 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻³। निकाल लोगे इसका आंसर, ये 10⁻³। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल सा ही हो गया, 10⁻³ 10⁻³ तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसका एक्सप्रेशन सब बच्चों ने सही लिखा है, वेरी गुड। 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल आएगा। ऐसे ना सिंपल सिंपल सवाल होते हैं एनसीईआरटी में, जो ये बच्चे बोलते हैं कि मैम सॉल्व नहीं हो रहे, मैम सॉल्व नहीं हो रहे, तो बताओ उन बच्चों का क्या करूं अब मैं? अब आप लोग इसका सोल्यूशन देख के बताओ कि जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा वो क्या करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व। ठीक है बच्चा, समझ में आया? आगे चलूं? मनसा बेटा एक बार मुझे ना क्वेश्चन भेजना, अभी मैंने 9.7 क्वेश्चन यहाँ पे ले नहीं रखा है, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको फोन पे बता दूंगी। बेटा रिपीट कर देती हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया है कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी। बेटा कैलकुलेशन पार्ट में तो कुछ बचा ही नहीं ना, 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, ऊपर आपके पास क्या बचा है, 10⁵, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो इन सबको मिलाकर 10⁹ हो जाएगा। आपके पास खाली बचा है 1.013 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁹। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10.13 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर लिख सकती हूँ ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये 2.06 के बराबर आएगा ना। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आया? बेटा माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है, इनिशियल वॉल्यूम 100 है, फाइनल वॉल्यूम 100.5 है। गिवन है क्वेश्चन में ना बेटा, फाइनल वॉल्यूम इज 100.5। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, खाली चेंज इन वॉल्यूम निकाले मैंने और मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इज इट ओके गाइस, समझ में आ रहा है सबको? यार मुश्किल तो नहीं हो रहा ना, बच्चे बोलेंगे कि मैम ने तो इतनी मुश्किल क्लास करवा दी, क्या ही हो गया हमारे साथ। ठीक है, आगे चलूं? चलो अब थोड़े से फ्लूइड्स के क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, 15-20 मिनट है हमारे पास, फ्लूइड्स के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाई हूं मैं आप लोगों के लिए, जिससे अच्छे से आपका चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो बेटा बैरोमीटर यूज करते हैं, टॉरेसेलिस बैरोमीटर आप लोगों ने पढ़ा था। बेटा ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, वो तो आपके नीट के पेपर में भी आएंगी, सीबीएसई में तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिविजन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और जो आपके सपोर्ट मटेरियल वाले क्वेश्चंस हैं, जितनी कैलकुलेशंस उन क्वेश्चंस में, उतनी कैलकुलेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि भाई आप डिफरेंशिएशन कर दो, आप इंटीग्रेशन कर दो मुश्किल मुश्किल वाली, क्योंकि आप लोगों के पास मैथ्स नहीं है। ठीक है बच्चा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि सब बच्चे जितनी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है, जितनी सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस होनी चाहिए वो आपसे हो, और वो आपकी प्रैक्टिस से ही होगी। शैली बच्चा, बाकी मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप नोट्स से भी स्टडी कर लेना, मैं आकिब सर को भी नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि वो भी आप लोगों के ग्रुप में डाल पाए। ठीक है चलो, अब टॉरिसेलिस बैरोमीटर की बात करते हैं। तो टॉरिसेलिस बैरोमीटर हमने देखा था कि जो भी आपका प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि टॉरिसेली का बैरोमीटर यूज होता है मर्क्यूरी के लिए, पैस्कल ने इसको डुप्लीकेट किया फॉर वाइन। अब पैस्कल भाई साहब इतने महान है कि वो वाइन से मेजर कर रहे हैं कि बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, और वाइन की जो डेंसिटी आपको गिवन है वो आपको कितनी गिवन है, 984 kg पर मीटर क्यूब। तो पानी की डेंसिटी के थोड़ा पास ही है ना। तो अब आपसे बोला है कि बताओ यहाँ पर आपकी जो वाइन कॉलम होगी उसकी हाइट कितनी होगी। हाँ तो पानी भर, वाइन भर दिया, हाँ सब कुछ है 11th के सिलेबस में। ठीक है, ये एटलीस्ट आपके नीट के सिलेबस में तो है ही ना बच्चा, कल का जो पेपर आ रहा है उसके सिलेबस में भी है। ऑल राइट, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है बच्चा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पेपा पिग ने एकदम सही एक्सप्रेशन बताया है। मैं पेपा पिग का नाम पूछना भूल जाती हूँ और मुझे याद नहीं रहता है, फिर थोड़ा सा ऐसे मेमोरी दिक्कत हो गया है, बुढ़ापा आ गया है यार। तो आपको पता है कि प्रेशर कितना होता है, रो जी एच के बराबर होता है, बड़ा ही सिंपल सी बात है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, प्रेशर अपॉन रो जी, कर लोगे यार कैलकुलेट।
प्रेशर की वैल्यू आ गई 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है आपकी 984 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय जी हो गया आपका 9.8। तो इसकी वैल्यू आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। इसका ना मैंने बच्चों को ऐसे ट्रिक भी बताई थी, तो आप लोगों को बता देती हूँ सबको। हाँ सही बात है, अभी शादी भी बुढ़ापा तो कहाँ से ही आएगा, ये से ओल्ड सोल। तो बेटा इसकी वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। कैसे? इसको लिख लो 10⁵, 984 को लिख लो 1000 और इसको लिख लो 10। तो आ जाएगी कुछ वैल्यू 10 के आसपास आनी चाहिए। तो आप लोगों की 10 के आसपास आ रही है, तो मतलब आप सही बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे में मैं ऐसे चेक कर सकती हूँ कि बच्चों का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख रहे हो ऐसे ना, ये वाली जो ट्रिक है ये आप लोगों के नीट के पेपर में बहुत अच्छी आएगी। आत्मा पुरानी हो गई है बच्चों की पढ़ पढ़ के, अभी तो पढ़ना शुरू किया है, अभी तो 11th में आए हो, अभी तो बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है, पीएचडी वाले बच्चों को पीएचडी करनी है, साइंटिस्ट वगैरह बनना है, या फिर जो भी आप लोगों को बनने का मन है। ठीक है, तो ऐसे अभी ऐसे हार मत मानो। तो 10.5 मीटर के आसपास आई है बेटा मेरी वैल्यू, मेरी 10.16 तो नहीं आई, एक बार चेक करना सब लोग। ठीक है, डॉक्टर बनना है, तुम तो डॉक्टर वाले हो, टीचर बनना है, वेरी गुड, ऐसे हाई फाइव। ठीक है, आगे चले, समझ में आया यहाँ तक? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, अभी आगे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवाऊंगी। ये ऐसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करवा दिया कि हाँ ठीक है चलो डॉक्टर बनना है। एक बार ये भी बात करेंगे, ठीक है, अभी आप जब हम नॉर्मल सेशंस में मिलेंगे तब आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों का क्या बनने का मन है, मैं उसको ऐसे नोट डाउन करूंगी, फिर 10 साल बाद आप लोगों को कॉल करूंगी कि बेटा अभी क्या हो। ठीक है, तो बड़ा फिर उसको चेक करेंगे कि हाँ वो चीज हो पाई नहीं हो पाई, कुछ और हो, या फिर ऐसे इंटरेस्ट चेंज हुआ या फिर वही हुआ। ऐसे मैजिक वाली चीज होगी, दैट विल आल्सो बी अ मैजिकल थिंग। पीएचडी करनी है। चलो अच्छी बात है बेटा। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे। सो दिस इज आल्सो फ्लूइड्स का क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो फ्लूइड्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना उसमें भी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दैट द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्पेयर पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स ईच ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। अरे यार वो गेम नहीं खेलते थे ऐसे शादियों वादियों में, बचपन में खेलते थे कि पानी की बोतल होती है उसके ढक्कन में ऐसे छेद कर देते हैं और फिर पानी ऐसे ऐसे फेंकते हैं लोगों पे। ये बहुत बदतमीज लोग होते हैं जो ये सब करते हैं काम, बट ठीक है सब बच्चों ने कर ही रखा होगा बचपन में। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी हो रखा है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है आपके पास, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और जो दूसरा वाला है ना उसके अंदर 40 होल्स हैं, 40 होल्स हैं जिनका डायमीटर आपको गिवन है। हाँ सब बच्चों ने करा है, पता है मेरे को। ठीक है, ये सब बच्चे यही काम करते हैं, मैंने भी करा है बचपन में, तो इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों ने भी करा ही होगा। हाँ तो मैंने भी तो करा है, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। ऐसे बेचारे सब शादियों में ऐसे रेडी होके जाते हैं और ये सब चीजें कर रहे होते हैं, हम सब बेचारे परेशान हो जाते हैं हमसे। ठीक है, अब आपको ये भी बोला है कि अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी एक तरीके से आपको गिवन है, द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो बदतमीजी तो होती है, ये मजा तो आता है पर है तो बदतमीजी। क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्या? रीतू बच्चा बोल रही है क्वेश्चन दिख सकता है सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये ना क्वेश्चन जितना दिखने में मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है। द रीजन बीइंग कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, या कुछ इस तरीके की ट्यूब इमेजिन कर लो। ठीक है, आपके पास सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसका जो एरिया है वो आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एक एंड इसको आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का गिवन है। आपको बोला है कि अंदर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर मिनट। अब आपको बोला है कि एक एंड पे बहुत सारे छेद है, 40 छेद है जिनका आपको एरिया गिवन है 1 मिलीमीटर का, मतलब उनका डायमीटर आपको गिवन है 1 मिलीमीटर का। तो एरिया आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 40 छेद गिवन है और इसके अंदर से ऐसे पानी बाहर निकल रहा है। हो गया मैजिक, इसके अंदर से ऐसे पानी बाहर निकल रहा है। आपको बताना है कि ये जो पानी है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब वो वाली पानी वाली चीज इमेजिन करके समझ में आ गया कि छेद कर दिए ढक्कन के ऊपर, तो कितनी वेलोसिटी से वो पानी बाहर निकल रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से आपका निकल जाएगा। ठीक है, शैली बच्चे को भी डॉक्टर बनना है यार, सही है, तुम सब डॉक्टर बन जाओ फिर मेरा इलाज फ्री में कर देना। ठीक है, मेरे लिए इतनी ऐसे गुरु दक्षिणा बनती है कि मैं किसी को ऐसे पैसे वैसे नहीं देने वाली फीस के। ठीक है, हाँ आईएएस वाले भी मेरा ऐसे जुगाड़ वगैरह कर देना। ठीक है। नहीं अच्छी बात है बेटा, आई एम सेंडिंग ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू, जो भी सब करना चाहते हो आप सक्सेसफुल होंगे, कुछ ऐसी बात नहीं है।
बेटा ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन तक आप देखो, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, उसके एक एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, दूसरे एंड पे बोला है कि 40 होल्स कर रखे हैं जिनका डायमीटर भी आपको गिवन है बेटा, ठीक है। अब आपसे बोला है कि लिक्विड अंदर उस सिलिंड्रिकल ट्यूब के फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, आपसे पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से जो छेद है उनमें से पानी बाहर निकल रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, हाँ ठीक है। अभी सब बच्चे ऐसे वापसी आ जाओ, सबका दिमाग थोड़ा ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, क्वेश्चन पे आओ, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करना है, सब बच्चों को पता है। आपको एक एरिया और एक वेलोसिटी गिवन है, दूसरे का आप एरिया निकाल लो। सबसे पहले मैं ये जो 40 छेद है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकती हूँ, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 40 होल्स, है ना। आपको डायामीटर गिवन है 1 मिलीमीटर के बराबर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर कितना होता है, 0.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो अब मैं यहां से ये 40 होल्स का एरिया निकाल सकती हूँ, कैसे, दैट एरिया विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई आ गया, आर का स्क्वायर कर दो, 0.25 इंटू 10⁻⁻6। निकाल लोगे एरिया, ठीक है। निकाल लोगे बच्चों सब एरिया, मनोज ने निकाल भी लिया है, ठीक है। मैं ज्यादा इसको कैलकुलेशन पे नहीं पढ़ रही, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आई थिंक ये 40 से ये 0.25 वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास ये पाई के टर्म्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ आपके पास आंसर जो मेरा आया था 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ एरिया आया था, ठीक है। दिस वाज द एरिया ऑफ द होल्स इन माय केस जो मेरे पास आया था, ठीक है। अच्छा अक्षत नाम है, ठीक है बच्चा, मैं ट्राई करूंगी रिमेम्बर करना, अक्षत से मैं पहली बार ही मिली हूँ, ठीक है बेटा। अब अगर हम आगे चलते हैं बेटा, 0.64 थोड़ी आएगा, 22/7 तो आपका पाई के बराबर होता है ना, 3.14 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास एरिया आना चाहिए। ये 40 से आपका ये 0.5 वाला टर्म एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100। तो अगर आप यहाँ पे 40 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास एक 10⁻⁻1 देगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक, अच्छा अंतिम उत्तर बता रहे हो, वाह, ऐसे वेरी वेरी स्मार्ट ऑफ यू। अच्छा एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको बहुत सारे होल्स गिवन है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे बेटा, एरिया ऑफ वन होल विल बी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ 40 होल्स विल बी 40 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, इज दैट ओके? ठीक है बेटा। तो अब यहीं पे मैंने यही तो करा, एरिया ऑफ 40 होल्स में कैसे निकालूंगी, मुझे रेडियस गिवन है 0.5 इंटू 10⁻³ के बराबर, तो इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू डाल दी और 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वहां से मेरे पास एरिया आ गया। तो अब आपको पता है कि A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमें एक एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 8 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी गिवन है 1.5 मीटर पर मिनट, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.5/60, है ना, वो पर मिनट थी, इसको मैंने पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस एरिया 22/7 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय जो हमें वेलोसिटी निकालनी है वो। तो यहां से ये अननोन वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी सी मैथ्स कर लोगे तो, विल यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द अननोन वेलोसिटी गाइस? यस मैम, नो मैम? ठीक है। तो जिन बच्चों ने आंसर निकाला है, गुड जॉब बेटा, आप लोगों ने सही आंसर निकाला है, ठीक है। जिन भी बच्चों ने आंसर निकाला है, वेरी गुड, सही आंसर निकाला है आप बच्चों ने, ठीक है बेटा। तो इसका जो आंसर है मेरा भी उतना ही आया है, 0.64 मीटर पर सेकंड के बराबर आया था। आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरे भी ऐसे मस्त मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाती है, तो 0.4 मीटर पर सेकंड आया था, ठीक है बच्चों। तो सब बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आपका आंसर आ जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन लाइए, चलो कोई तगड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। नीट के क्वेश्चन अब तगड़े होते हैं नहीं होते वो आप लोग डिसाइड करो, ठीक है। साक्षी बच्चा एक बार क्लास के एंड तक रुकना, आपको माइक भी ऑन कर देंगे। क्योंकि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है ना बच्चा, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻² का फैक्टर आता है। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो आपको 10⁻⁻² के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है बच्चा? हाँ तो सही तो था आंसर, वो तो मैं बोल ही रही थी कि आंसर सही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। ये आपका अगेन नीट 2019 का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नीट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जिनको नीट का पेपर क्लियर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी वीडियोस भी देखोगे उस चीज की, उतना आप लोगों के लिए बेटर है। ठीक है बेटा, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, मतलब पीसीएम था मेरे पास। आई वॉज नॉट अ पीसीएमबी स्टूडेंट, आई वॉज अ पीसीएम स्टूडेंट। ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 millimeter square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meters. Taking G is equals to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole will be nearly equal to what? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का क्वेश्चन है बच्चा। हाँ, मेरे को फिजिक्स पसंद थी तभी तो ऐसे, सही बात है सरिता बिल्कुल, तभी तो फिजिक्स पढ़ा रही हूँ मैं। नहीं, मुझे फिजिक्स पसंद इसलिए थी क्योंकि ना फिजिक्स सब कुछ बताती है। मतलब फिजिक्स आपके हर आसपास की जो भी आप चीज देखते हो उसमें फिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स भी है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी है, छोटे छोटे आइटम से लेकर बड़े बड़े यूनिवर्स तक सारी की सारी चीजों में फिजिक्स प्रेजेंट है। कम वेलोसिटी से लेकर तेज वेलोसिटी तक सारी चीजें वो एक्सप्लेन कर रही है। और मुझे ये रिलेटिविस्टिक, ग्रेविटेशनल थियरी, इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था। ठीक है, सो दैट इज वाई फिजिक्स मैंने अपना सब्जेक्ट चूज किया था। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ये वाला भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, नीट का क्वेश्चन है, इट इज इजी। आपको बोला है कि एक स्मॉल होल है, ये आपका पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, 2 मीटर तक आपने इसमें पानी भर रखा है। नीचे एक बिल्कुल बॉटम के पास ही एक होल कर रखा है, उससे आपका कुछ पानी बाहर आ रहा है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल। ठीक है, तो बेटा रेट ऑफ फ्लो जो है ना, रेट ऑफ फ्लो अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना है, तब आपको एरिया को मल्टीप्लाई करना है विद वेलोसिटी। राइट, तो आपको एरिया को मल्टीप्लाई करना है विद वेलोसिटी। अगर आपसे कहीं पे भी रेट ऑफ फ्लो पूछें तो आपको एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चा? हाँ, तो वही तो दिक्कत है ना बेटा, फिजिक्स से डर लगता है बच्चों को, काफी बच्चों को लगता है बेटा। तो क्यू की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? एरिया मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, आपको स्मॉल होल का एरिया तो गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 2gh की वैल्यू तो निकाल ही लोगे यार। यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2gh की वैल्यू भी निकल ही जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया हो गया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ आता है, और 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की टर्म है। मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट? हाँ, फर्स्ट पेपर फिजिक्स का ही है बेटा, आई नो, वहीं पे सब बच्चे फंसे हुए हैं। सॉल्व करने का खाली एक तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब 3 बार बोलने से बच्चों के दिमाग में फिट आ जानी चाहिए कि प्रैक्टिस करो, उसी से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। तो बच्चों से मतलब ये एक ऐसे अनएंडिंग साइकिल है कि मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, प्रैक्टिस करो, मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, प्रैक्टिस करो। ऐसे ही चलता रहता है बेटा। डर कब खत्म होएगा? जब प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। 15 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। जितने अब फिजिक्स के पेपर में आपको क्या करना है, सपोर्ट मटेरियल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बहुत आराम से ले आओगे बेटा। तो इसका आंसर आपके पास आना चाहिए आइडियली। ये सब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी करनी है वो सब करके मेरा जो आंसर आया था, दैट केम आउट टू बी 12.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ, डेरिवेशन, अरे तो डेरिवेशन में दिक्कत हो गई, थियोरी में दिक्कत हो गई, मतलब क्वेश्चन में दिक्कत हो गई, तो समझ क्या आया फिर? ठीक है, तो समझ क्या आया बेटा फिर? डेरिवेशन समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा, सेल्फ स्टडी करो। शली बच्चा, एक बार क्लास के एंड तक रुकना, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, मुझे भी नंबर याद नहीं है, आई विल हैव टू सी इन माय नोट्स। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, या फिर खत्म करें क्लास? बताओ बच्चा। चलो खत्म कर देते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है बेटा, तो इतने ही क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। ऑलराइट, क्लास का टाइम भी हो गया, अब आपकी अगली क्लास भी शुरू होने वाली होगी। आई होप सबको मजा आया हो। डिड यू गाइस हैव फन? मजा आया बेटा? चलो, दैट इज गुड।